हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ टॉप प्रश्नों का कलेक्शन, और वो भी आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए। तो चलिए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट, और वो भी खास प्रश्नों के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से बिना बीजों के उगने वाले पौधे कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए में है सेव, बी में है पाइनस, सी में है फर्न और डी में है फ्रूंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्न। फर्न क्या है? तो बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं, यानी कि फर्न में क्या होगा? जड़ होगा, तना होगा, पत्ती भी होगा, लेकिन जो नहीं होगा ये क्या? बिना बीज का होगा। वहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्न की पत्तियों को क्या कहा जाता है? तो फर्न की पत्तियों को क्या कहा जाता है? देखिए, आपको शुरू में साइंस के प्रश्न मिले हैं, आगे आपको हर विषय के प्रश्न मिलेंगे। तो फर्न की पत्तियों को कहा जाता है क्या? फ्रोंड। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें, अगर पूछे कि फर्न कैसा पौधा है, तो ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा कैसा पौधा है। अपुष्पक पौधा है। कैसा पौधा है? तो अपुष्पक पौधा है, यानी कि फूल वाले पौधे के समान तो होता है, लेकिन फूल या बीज इसमें नहीं होता है। वहीं बात करें और क्या पूछ लिया जाता है, तो इसको जड़, तना, पत्ती 3 भागों में बांटा जा सकता है। वहीं फर्न की जो कुछ प्रजातियां हैं वो मिट्टी और चट्टानों पर समान रूप से क्या होती है? अच्छी तरह से बढ़ती हैं। कहाँ कहाँ? मिट्टी और चट्टान पे। और ये सब पॉइंट आपको भी नोट डाउन करते हुए चलना है। तो मिट्टी और चट्टान पर, ठीक। और बात कर ले कि पाइनस जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये अनावृत बीजी से संबंधित एक पेड़ होता है, जो कि क्रिसमस ट्री की तरह ही क्या होता है? इसकी आकृति होती है। तो इतना सारा पॉइंट जान गए प्रश्न नंबर 1 में। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट में से एक है। तो जो घटक हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें तो यह एल्केन श्रेणी का भी प्रथम सदस्य है। कौन? तो मीथेन। कौन सा श्रेणी का? तो एल्केन श्रेणी का। आप लोग नोट डाउन साथ ही साथ करते चलिएगा, क्योंकि आप ही के रिवीजन में सहायता करेगा। क्या हो जाएगा? प्रथम सदस्य है। और इससे क्या पॉइंट जान सकते हैं? प्राकृतिक रूप से तो यह सब्जियों के विघटन से भी प्राप्त किया जा सकता है। और क्या? जैसे कि प्रयोगशाला में यह सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके भी प्राप्त किया जाता है। और रही बात कि अगर एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया होती है तो उससे भी मीथेन प्राप्त किया जाता है। और वहीं हीलियम की अगर बात हो गई तो बैलून में हीलियम गैस भरकर उसे छोड़ा जाता है, ठीक। इसमें आपको लिख देते हैं, फिर कहिएगा कि आप लोग लिखे नहीं, क्योंकि आपको नोट डाउन भी तो करना रहता है। इस तरह से लिख सकते हैं कि बैलून या इसको क्या कहते हैं? गुब्बारा, ठीक, में हीलियम गैस भरकर क्या होता है? छोड़ा जाता है। वहीं बात कर ले नाइट्रोजन से क्या प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, नाइट्रोजन से क्या होता है कि कृत्रिम गर्भाधान। जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड बिंदु रहेगा वही बताया जाएगा। रटा रटाया चीज़ कुछ नहीं बताया जाएगा, जो कि आपको सिर्फ पढ़ने में अच्छा लगे। तो ये बैल के वीर्य को, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को क्या किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो ये आप ध्यान में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी बार पूछा गया है कि क्या कहता है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं।
चलिए बढ़ जाते हैं आज के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। कैल्वेराइट नामक खनिज खाली स्थान युक्त एक क्या है? टेलुराइड खनिज है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो एक टेलुराइड खनिज है? तो ये हो जाएगा सोना, ऑप्शन नंबर सी। आपका बाबू सोना वाला सोना नहीं बल्कि गोल्ड वाला सोना, ठीक है। तो वही बात करते हैं, अभी सोना से संबंधित प्रश्न जानते हैं। तो ये कैसी धातु है? मुद्रा धातु है। यह मुद्रा धातु है। कौन? तो सोना। वही बात करते हैं, सोना का अगर निष्कर्षण पूछे कि मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो एक तो कैल्वेराइट अयस्क हो गया, एक और ध्यान रखिएगा इसका अयस्क सिल्वेनाइट। कौन सा अयस्क? तो सिल्वेनाइट अयस्क। वहीं अगर बात कर ले सोना में तांबा मिला के, सोना प्लस तांबा कर देते हैं, ये किस लिए सोना में तांबा मिलाया जाता है? तो सोना को कठोर बनाने के लिए, सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। वहीं बात करें तो स्वर्ण की शुद्धता यानी कि सोना की जो शुद्धता है वो किस में मापी जाती है या किस में व्यक्त की जाती है? तो कैरेट में, कि कितने कैरेट का सोना शुद्ध है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। वहीं बात करें कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है। सोचिए हम लोग सोना का कितना यूज करते हैं, इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। वहीं बात करें अगर मानव शरीर में कॉपर यानी कि तांबा की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर क्या हो जाता है? विल्सन रोग हो जाता है। और ये प्रश्न यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तांबा से संबंधित क्या? कि मानव शरीर में इसकी वृद्धि से, किसकी वृद्धि से? तो तांबा की वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग हो जाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे बताया जाता है। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पे। अभी देख रहे होंगे कि आपको साइंस के प्रश्न मिल रहे होंगे, आगे आपको हर विषय के जीके जीएस का प्रश्न मिलेगा। जीके जीएस का आपको यहाँ फुल विश्लेषण के साथ पढ़ाया जाता है, एकदम सॉल्यूशन डिटेल के साथ कराया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जितना हो सके जुड़िए ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए। चौथा नंबर है जंतु परागन किसके द्वारा पौधों के परागन की विधि है? तो ये किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा चमगादड़ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए चमगादड़ का पंख होता है और ये उड़ता भी है, लेकिन यह पक्षी नहीं बल्कि उड़ने वाले जंतु की श्रेणी में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कैसा प्राणी है? तो स्तनधारी प्राणी है। ठीक, यह अंडे नहीं देता है बल्कि बच्चे देता है और अपने बच्चे को स्तनपान भी कराता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्तनधारी। और इसे पक्षियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है बल्कि क्या कहता है? उड़ने वाले जंतु की श्रेणी में रखा गया है, उड़ने वाले जंतु की श्रेणी में। लोग सोचते हैं कि चलो पक्षी जैसा उड़ता है तो ये पक्षी में आता है, और क्या करता है? आंसर आप लोग पक्षी टिक करके निकल देते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रख लेना है। वही मधुमक्खी का जब बात आ गया तो ये तो कीट वर्ग का प्राणी है। किसका है? कीट वर्ग का प्राणी है। और इसका एक छत्ता में लगभग 20 से 50 हज़ार तक होता है, जिससे हम लोग को क्या होता है? शहद प्राप्त होता है। ठीक है, तो बस ये जानकारी के लिए बढ़ जाते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न क्या है? किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी क्या ऊर्जा की घटक होती है? तो क्या घटक होती है यही पूछा गया है।
तो घटक होती है उसकी यांत्रिक ऊर्जा की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, मेरा अभी थोड़ा तबीयत सुस्त है तो थोड़े सा बोलने में हमको कठिनाई है, फिर भी आप लोग के लिए क्लास ले रहे हैं ताकि आपका क्लास छूटे नहीं, इसीलिए। अब आइए देखिए क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का क्या होता है, घटक होता है। वहीं बात करें यांत्रिक ऊर्जा का, तो ये किसका योगफल है, ये है गतिज ऊर्जा। अब प्लस इस तरह से भी पूछ सकता है स्थितिज ऊर्जा। देखिए जबकि प्रश्न यही पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या किया है, सेंटेंस चेंज कर दिया है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। वहीं बात करें कि किसी वस्तु का गति के कारण उसमें जो कार्य करने का क्षमता होता है उसी को तो कहा जाता है गतिज ऊर्जा। अब बहती हुई हवा में कौन सा ऊर्जा होता है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रख सकते हैं कि बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा, चूँकि एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक, और क्या पूछा जाता है कि घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा जो होती है वो कौन सी, तो गतिज ऊर्जा ही होती है। ठीक, तो ये सब को आपको, वहीं संवेग अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोग के लिए लिख देते हैं कि अगर, और ये इम्पॉर्टेंट बनता है ऐसे प्रश्न रेलवे के एग्जाम के लिए कि अगर संवेग 2 गुना कर, अगर नहीं लिखिए, इसको हटा दीजिए, कि अगर संवेग 2 गुना करने पर, संवेग को 2 गुना करने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो कितनी गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी हो जाएगी। ये पॉइंट आपको नोट डाउन जरूर करना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के 6ठे नंबर प्रश्न की ओर, और देखेंगे कि हमारा 6ठा नंबर प्रश्न क्या है। और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही क्या है आपके लिए कलेक्शन है। राजस्थान में अद्भुत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा निम्न में से कौन सी है। कहाँ का पूछ रहा है, तो राजस्थान का। तो ये है कौन सा प्रथा, बावड़ी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जानते भी होंगे कि बावड़ी राजस्थान का ही बात हो रहा है। वहीं बावड़ियों का विकास का अगर बात कर ले तो सर्वप्रथम हिंदुओं द्वारा वर्षा जल के संचयन के लिए जन उपयोगी कार्यों के लिए क्या हुआ था, किया गया था इसका उपयोग। और इसके निर्माण की जो प्रक्रिया का प्रारंभ है वो 6ठी शताब्दी में गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो इसको बस सुन लीजिए, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। जहाँ लगता है कि हमको पॉइंट नोट डाउन आपको लिख देना चाहिए और आप भी नोट करें, वहाँ हम खुद करवा ही देते हैं। अब बढ़ जाते हैं आज के 7वें नंबर प्रश्न की ओर। चंद्र ग्रहण के दिन होता है, क्या होता है चंद्र ग्रहण के दिन, तो इस दिन होता है पूर्णिमा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करेंगे, अगर पूछता है कि चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, तब हो जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक, और यही अगर कहे तो ये एक पॉइंट ज़रूर लिखिएगा, इसको पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है, तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। और चंद्र ग्रहण के बल पूर्णिमा में घटित होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण नहीं होता। वहीं अगर सूर्य ग्रहण का बात करेगा तो सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है वो किस दिन होता है, तो अमावस्या के दिन होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सूर्य हो गया यानी कि सन, और इधर हो गया पृथ्वी, और बीच में कौन आ जाता है, तो बीच में आ जाता है कौन, तो यहाँ आ जाएगा चंद्रमा बीच में, जब सूर्य ग्रहण की बात करेगा। तो बस इसमें यही 2 पॉइंट आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ जाते हैं आज के
8वें नंबर प्रश्न की ओर। देख रहे होंगे आज हम थोड़ा धीरे बोलने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गला भी मेरा सही नहीं है, लेकिन आज हम सोचे क्लास ले ही लेते हैं। ऐसे भी त्यौहार शुरू हो गया है तो आप लोग उतना पढ़ते कहाँ हैं, लेकिन पढ़िए, त्यौहार के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। इनमें से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य देश है? ये पूछा गया है किससे? आसियान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें कि आसियान का पूरा नाम अगर पूछ दे तो पूछा भी जाता है, रेलवे के एग्ज़ाम में लॉन्ग प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक, ये हो जाता है इसका फुल फॉर्म। वहीं इसकी स्थापना की अगर बात कर ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना जो हुई थी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो बैंकॉक में। कहाँ? तो बैंकॉक में हुई थी। और इसका जो संस्थापक देश, सदस्य देश है, वो कौन सा हो जाएगा? मलेशिया। वही आसियान में कितने देश हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। तो 10 सदस्य देश हैं, और 10 का नाम हम बोल देते हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। यही 10 देश हैं। और ये आसियान जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है? संगठन है। तो ये भी लिख देते हैं कि आसियान जो है इससे संबंधित ये पॉइंट भी लिख देते हैं कि ये क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, जो कि इसका फुल फॉर्म यही हो गया। ये इंग्लिश वर्ड आपको ऊपर लिखे हैं, ये आपका नीचे का हो गया। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9 पे। देखते हैं 9 में क्या है। देख रहे हैं आपको सारे विषय के प्रश्न दिख रहे हैं, तो जीके जीएस के लिए आप टेंशन मत लीजिए। आइए, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न है। तो कहा जाता है अरावली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले कि विंध्य पर्वत है जो उत्तर और दक्षिण के बीच क्या मानी जाती है? विभाजक रेखा मानी जाती है। किसके किसके बीच? तो उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजक रेखा। ठीक, ये जानना है। और क्या जान सकते हैं? ऐसे तो आपको हम बहुत बार पढ़ाए भी हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो इसकी पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है, और सबसे पुरानी चट्टानों से क्या है? बनी है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो काफ़ी सघन वन का क्षेत्र है। और अमरकंटक की पहाड़ियाँ से आपको पता है नर्मदा, सोन और कौन सा निकलता है? महानदी निकलती है। तो ये सब आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है और नोट डाउन करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखेंगे कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है। हाल ही में चर्चा में रही इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो आपको पता है ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चूँकि इजराइल वाला विवाद अभी काफ़ी चर्चा में है। तो जो चीज़ चर्चा में रहती है उसको ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसका खुफिया एजेंसी का नाम हमसे पूछा गया है, जो कि कौन सा हो जाएगा? मोसाद। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। यह न केवल देश के लिए, मतलब अपने देश के लिए, बल्कि विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत दीवार के रूप में जाना जाता है। कौन सा? तो मोसाद। वहीं बात करें कि मोसाद की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। कब? तो 1949 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य ही है आतंकवाद से लड़ना और इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करना है? सुनिश्चित करना है। ठीक, वही बात करें अगर आपसे पूछे कि भारत की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है, ये तो हम लोग इजराइल का जान गए। तो भारत का क्या हो जाएगा? IB, यानी जिसको क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो।
वो भी लिख देते हैं। देखिए, हो सके कि इजराइल चर्चा में है तो सब पढ़ के ही जाए, पर वहाँ आपसे भारत का ही पूछ दे तो क्यों ना सबको ध्यान में रख के जाए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB हो जाएगा भारत की खुफिया एजेंसी का नाम। और अब एक और नाम जान लीजिए, नालायक पाकिस्तान का भी खुफिया एजेंसी का नाम। तो इसका क्या है? ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इसको तो और याद रखिए, क्योंकि यही सब का तो देन है, आप लोग को पता है आतंकवाद का, तो इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए। और अगर आपसे रूस का पूछ ले, जो देश अभी चर्चा में है उसका तो ध्यान रखना ही होगा। तो FSB कौन? तो FSB फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। कुछ बात आप लोग सुन के भी नोट डाउन कर लिया कीजिए। एक अमेरिका का जान लीजिए, अमेरिका का, तो इसका क्या हो जाएगा? CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और यही सब आपको बताया गया किसका, कौन सा खुफिया एजेंसी का नाम है। तो ये सब इम्पोर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। 11वें प्रश्न पे आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प होगा, आपका भी हेल्प होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाल ही में घोषणा के अनुसार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन पहली बार कहाँ होगा? ये 2025 का पूछा है, तो ये होगा हमारा प्यारा प्यारा भारत में। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। और यह पहली बार होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनेगा, और वो भी भारत से संबंधित है। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान जरूर रखना है। और इसमें 6 महाद्वीप का 24 देश भाग लेगा। 6 महाद्वीप का कितना देश? तो 24 देश क्या होगा, भाग लेगा इसमें। और जिसमें कि 16 पुरुष और 16 महिला टीमें भाग लेगी। तो ये सब डाटा भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि 16 पुरुष 16 महिला टीमें हैं जो क्या होगा, इसमें भाग लेगी। तो ये सब को ध्यान में आपको क्या करना है, रख लेना है। और इसी में बिहार के अररिया ज़िले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को भी इस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, नसरीन शेख खो खो खिलाड़ी हैं और इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है माननीय द्रौपदी जी की ओर से। ठीक, अब बढ़ जाइए आज के 12 नंबर प्रश्न की ओर। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कौन सा मैन? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है बिंदेश्वर पाठक जी को। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। और टॉयलेट से समझ में आ रहा होगा कि स्वच्छता से संबंधित बात होगी। तो इनका पूछ लिया जाता है कि जन्म किस जिला में हुआ था? तो बिहार के वैशाली जिला में, बिहार के वैशाली जिला में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1943 में। बिंदेश्वर पाठक जी का, इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन के लिए 1970 में किस संस्था का स्थापना किया था? तो 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल संस्था का क्या किया था, स्थापना किया था। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। आप लोग पब्लिक प्लेस में भी देखते होंगे कि सुलभ शौचालय लिखा हुआ रहता है, और ये टॉयलेट से ही संबंधित है, सुलभ इंटरनेशनल संस्था। और इनको 1991 में बिंदेश्वर पाठक जी को पद्म भूषण से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये एक महान हस्ती हैं अपने आप में, तो ध्यान में रख लेना। जबकि इनकी मृत्यु, बिंदेश्वर पाठक जी की मृत्यु 2023 में हुई है, 15 अगस्त 2023 को। कहाँ? तो नई दिल्ली में।
तो कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो हर रूप से आपको क्या करना है, पढ़ के चलना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 13 पे। यकीन मानिए मेरे पास जितनी भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बहुत क्वेश्चन अच्छा दे रहे हैं। एक आपका क्वालिटी लेवल का क्वेश्चन आपको टॉप क्लास का मिल रहा है। मेरा यही कोशिश है कि आपको जीके जीएस का पेपर में कोई दिक्कत ना हो। तो बस आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मंत्रिपरिषद का आकार होता है, ये पूछा गया है। तो मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यसभा का 15%, लोकसभा का 15%, संसद का 15% या फिर संसद का 12%। तो जो मंत्रिपरिषद का आकार होता है ये लोकसभा का 15% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और यह प्रावधान है जो कौन सा संविधान संशोधन में है किया गया है, ये काफ़ी बार पूछता है। तो 51वां संविधान संशोधन, जो कि इसमें क्या हो जाएगा 2003। और इसमें ही एक कहा गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक, तो इसको क्या कर लेना है, आपको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 14 की ओर। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो ये कानून कब बनाती है, जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। तो वो शक्ति थोड़ा सा जान लेते हैं, लिखना नहीं है पर हो सके सुन लीजिए, उसी में से पॉइंट आ जाए कि यह संसद को राज्य सूची के विषय पर क्या करता है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है। तो ये तो हम लोग पहले ही जान गए। दूसरा है कि जो यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकता है। ये ध्यान में रख सकते हैं कि संसद को नई अखिल, ये राज्य सूची का बात हो रहा है, अखिल भारतीय सेवा का क्या कर सकता है, सृजन को अधिकृत कर सकता है। और ये अनुच्छेद किसके तहत है, अखिल भारतीय सेवा, ये काफ़ी बार पूछा गया। तो अनुच्छेद 312। ठीक, वही बात कर ले अगर क्या कहता है, ये इस प्रश्न से ही संबंधित पॉइंट आपको बताया जा रहा। और ये राज्यसभा द्वारा जो 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, वो ही चारों शक्तियों में एक पॉइंट आपको हम लिखवाएं। वही बात करें कुछ और शक्ति की, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ कौन शुरू कर सकता है, तो केवल राज्यसभा ही कर सकता है। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि केवल राज्यसभा ही, रुक जाइए, केवल राज्यसभा ही क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 67 के तहत। और यकीन मानिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाता है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाता है वो ही आप लोग के एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, क्योंकि जो रटा रटाया प्रश्न रहता है वो तो सबको पता है, लेकिन ऐसे प्रश्न हैं जो डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर आपको नहीं करना है। आइए 15 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक, 15 की बात कर ले तो पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का ये कब पारित हुआ था, तो 1992 में ये भी पूछा जाता है। इस अधिनियम में संविधान में एक नया भाग कौन सा शामिल किया था, नया भाग 9।
क्या किया था, शामिल किया था या सम्मिलित किया था, और पंचायत नाम दिया था, पंचायत नाम दिया था। क्या प्रश्न पूछ दे कोई पता नहीं है, लेकिन इससे जो भी पॉइंट बन सकते हैं वो आपको हम ज़रूर करा देते हैं। ठीक, वहीं अगर बात कर ले कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही संविधान में क्या हुई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कितनी कैमी अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची क्या हुई थी, जोड़ी गई थी। और पंचायतों की कितनी विषय, तो 29 विषय है, 29 विषय है। इसी सूची में पंचायतों की क्या है, 29 विषय है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ही क्या करता है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो ये सब आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 16 पे। देखते हैं 16 में क्या है। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी, तो ये थी गोंडवाना की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए एनर्जी थोड़ा सा लो लग रहा है, फिर भी सोच रहे हैं कि आप लोग का क्लास अच्छे से रेगुलर करवाते रहें। और अभी फेस्टिवल भी है तो आप लोग पढ़िएगा ज़रूरी, ये न कि सिर्फ फेस्टिवल ही मनाइए, दोनों काम कीजिए, पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। तो रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी, गोंडवाना की। इनका जन्म का बात कर ले तो 1524 ईस्वी में हुआ था, राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में। और इनको शौक था तीरंदाजी का, तलवारबाजी का बचपन से ही। इनका विवाह किससे हुआ था ये पूछ लिया जाता है। बताइए विवाह भी कितना इम्पोर्टेंट है कि विवाह से ही प्रश्न आता है, मतलब इससे भी पूछा जाता है। तो रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था गड़कटंगा यानी को गोंडवाना के शासक किससे, दलपत शाह से। तो ये नाम भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, वही बात करें और इसमें 1564 में दुर्गावती को युद्ध में कौन पराजित कर दिया था, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग सोचिएगा इस पे कि कौन पराजित कर दिया था। ठीक, अब बढ़ जाते हैं आज के 17 नंबर प्रश्न पे। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह के नायक कौन थे, ये 1946 की घटना है, कौन सा, नौ सैनिक विद्रोह। तो एक पॉइंट तो यही बन गया। और इसके जो नायक थे ये आपसे पूछा गया, तो नायक थे कौन, MS खां। कहाँ MS खां, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इसमें क्या कर जान सकते हैं, जैसे कि हुआ क्या था, रॉयल इंडिया ने जो है नौ सैनिक विद्रोह, इसमें शुरुआत हुआ 1946 को, जब बम्बई में क्या हुआ था, नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने क्या किया, नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। तो इन सैनिकों ने रिहाई की मांग की, यही सब कहानी है इसके पीछे। कभी आपको टॉपिक वाइज में पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन यहाँ पे बस आंसर ये ध्यान रखिए कि कब हुआ, तो 1946 में। कौन सा विद्रोह, तो नौ सैनिक विद्रोह, और उसका नायक कौन था, तो MS खां। इतना पॉइंट इसमें जो ज़रूरी था वो आपको बताया गया। अब बढ़ जाते हैं आज के 18वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि देख लेते हैं कि क्या है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक हो जाता है। तो जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, तो इसको क्या कर लेना है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। कब हुआ था इसका स्थापना, तो 1939 में, ईस्वी भी पूछा जाता है इसका। और 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था इसका अखिल भारतीय सम्मेलन। किसका, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन, जो कि 1940 में, कहाँ, तो नागपुर में। और फॉरवर्ड पार्टी का ये जो ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस को, और महासचिव HB कामत को बनाया गया था। तो महासचिव भी हो सकता है पूछ दे, तो कौन हो जाएंगे, HB कामत।
ठीक, तो ये सब आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। अब आ जाते हैं 18 नंबर हो गया। 19 नंबर पे जाने से पहले आप लोग को पता है कि 3 प्रश्न डेली आपसे पूछे जाते हैं और इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना होता है, तो दीजिएगा ज़रूर। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, जो कि पढ़ाया भी गया है आपको डिटेल के साथ, कि श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई यानी कि सेकेंड लड़ाई किसके बीच हुई थी, किसके बीच हुई थी, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। डेली आपसे 3 प्रश्न पूछा जाता है और आंसर देना है आपको, ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब आइए तीसरा प्रश्न है आपका आज के लिए, कि ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, ये आपको बताना है। और इसके पहले जो सेशन हुआ था तो उसका आंसर आपको बता देते हैं उस प्रश्न का। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने। क्योंकि आज हमारा एनर्जी थोड़ा सा लो है तो इसीलिए हो सकता है आपको स्लो लग रहा होगा, नहीं तो और भी डिटेल के साथ आपको अच्छे से एकदम पढ़ाते हैं। क्या कीजिएगा, तबीयत थोड़ा सुस्त है तो एकालीन आप लोग भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 44 में। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो श्री माबो भंडार नायके। तो ये हो गया आपका इसमें क्वेश्चन आंसर। और अब जल्दी से बढ़ जाते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर, देखेंगे 19वें नंबर में क्या है। 19 नंबर पे आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, चूँकि ये 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो जो भारत की साक्षरता दर है वो कितनी हो जाएगी, 73%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं और कुछ जान लेते हैं जो कि सारा रिलेटेड होगा 2011 की जनगणना के अनुसार ही। तो क्या हो सकता है, अगर पूछे कि भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी होगी, तब क्या हो जाएगा, 82.14%। ठीक, महिला का, भारत की महिला साक्षरता दर की अगर बात कर ले तो 65.46%, ये भारत का हुआ। भारत का लिंगानुपात अगर पूछ दे 2011 के अनुसार, तब क्या हो जाएगा, 943। और अगर आपसे पूछ दे कि शिशु लिंगानुपात सब भारत का 2011 के अनुसार, तब 919। वही आपसे पूछ दे भारत का जनसंख्या घनत्व, देख लीजिए 1 पॉइंट से कितने सारे पॉइंट हो जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये डाटा भी बढ़िया से नोट करना है, एग्जाम में ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो ये सब हो गया किससे, भारत से संबंधित, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बढ़िया आज के होगा जो अंतिम प्रश्न। चूँकि प्रश्नों की संख्या डेली आपको 20 ही लाया जाता है, लेकिन कितने सारे पॉइंट आपको इससे संबंधित बताया जाता है कि सोच लीजिए कितना सारा प्रश्न आप लोग जान जाते हैं आंसर। अब आइए 20 पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तो शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, हाँ। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, हाँ। कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार, तो ये तीनों उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, वही बात करें अगर आपसे पूछे कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, पूछा जाता है, तो 2 अक्टूबर 1952 को। तो ये डेट ध्यान जरूर रखिएगा। एक और पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये कब शुरू किया गया था, तो ये भी
2 अक्टूबर लेकिन 1958 को। और यही दोनों डेट में लोग कंफ्यूज होते हैं, एक का 1952 और एक का 1958। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। रेगुलर सेशन में जुड़े रहिए, पूरा क्लास किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। थैंक यू।